साइट से शवों को निकाला गया है और ईरानी सेना की टीम शवों को निकालती हुई जिस तरीके से नजर आ रही है वो तस्वीर आपके सामने। क्रैश साइट से शवों को निकाला जा रहा है, ये तस्वीर, ये लेटेस्ट वीडियो आपके सामने। ईरानी सेना की टीम किस तरीके से शवों को निकाल रही है और कितने घंटे बाद वो इस लोकेशन तक पहुंच पाई है, और लोकेशन पर पहुंचने के बाद जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश नजर आया है उसकी और तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। लेकिन रईसी की मौत के बाद अब के हालात हैं क्या? फिलहाल ये इस वक्त की लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने, जहां ईरानी सेना की टीम शवों को निकाल रही है। और जो बात मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपको बताई उसी को लेकर दूसरी बड़ी खबर, क्योंकि रईसी की मौत के बाद ईरान में इमरजेंसी मीटिंग और रईसी के अंतिम संस्कार को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई है। आगे के फैसलों को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की गई है। हालांकि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसकी एक एक तस्वीर तो सामने आ रही है, लेकिन अब आपको बता दें रईसी के अंतिम संस्कार को लेकर इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग जो बुलाई गई थी उसमें चर्चा की गई है। और आगे के फैसलों को लेकर जिस तरीके से चर्चा की जा रही है इस बारे में अपने सहयोगियों से और जानकारी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या रईसी की मौत साजिश है? इस पर कई कयास तो लगाए जा रहे हैं और ईरान की जांच भी जारी है, लेकिन क्रैश साइट को देखकर कई ऐसे सवाल उठते हैं जो इस मौत पर शक जरूर पैदा करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत की इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि रईस की मौत पर इन्वेस्टिगेशन को लेकर ही बड़े इनपुट मिल रहे हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर का सिर्फ टेल वाला हिस्सा ही यहां पर बचा है। सुमित, मैं चाहूंगी कि इन तस्वीरों को जरा आप बयां जरूर करिएगा। और ये तस्वीरें बहुत सवाल भी उठाती हैं, क्योंकि सिर्फ टेल नजर आ रही है जो कि सुरक्षित है। पूरी टेल यहां पर नजर आ रही है, आगे का पूरा हिस्सा क्रैश हो चुका है। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्सपर्ट्स भी, एविएशन एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं कि आखिर किन सिचुएशंस में ये हादसा हुआ होगा। क्या वाकई सीरियस अनकंट्रोलेबल सिचुएशन थी कि हम उस तस्वीर को देख पा रहे हैं जहां हेलीकॉप्टर की सिर्फ टेल सुरक्षित नजर आ रही है? कुल 3 हेलीकॉप्टर उड़ान पर थे, 2 हेलीकॉप्टर्स की सुरक्षित लैंडिंग होती है। ये सवाल इसलिए उठा रही हूं क्योंकि मौसम और बदलते मौसम को देखते हुए जाहिर सी बात है वो संकट सभी हेलीकॉप्टर्स पर आया होगा। रूट भी सेम होगा, लैंडिंग प्रोसीजर भी सेम होता है। तो ऐसे में 2 हेलीकॉप्टर्स की सेफ लैंडिंग और सिर्फ इसी हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना, क्या स्पेक्यूलेशंस लगाना सही है? इस आधार पर मौसम खराब होता, इस लिहाज से हमने बात की। बचे हुए 2 हेलीकॉप्टर्स के पायलट से पूछताछ हुई होगी, क्योंकि 18 घंटे होने के बाद भी ईरान के पायलट्स पर उनका कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। ये तमाम पहलू चर्चा से पहले इसलिए भी सामने रखने जरूरी है, क्योंकि ये देखना होगा कि आखिर इस मौत की इन्वेस्टिगेशन किस आधार पर की जाती है और खुद ईरान क्या इसे महज एक हादसा मान रहा है या साजिश। देखिए सुरभि, अभी इंपॉर्टेंट डे था जब ये हादसा हुआ, तो प्राइमरली सबसे ज्यादा फोकस सभी का है, चाहे आप सिक्योरिटी फोर्सेस ले लीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस को ले लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उस लोकेशन को पिन पॉइंट करके ढूंढना, रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना। अब वो पहला स्टेज पार हो चुका है, तो दूसरा स्टेज है इन्वेस्टिगेट करना कि आखिरकार क्या फॉल्ट आएगा। स्पेकुलेशंस बहुत है, चीजें बहुत है कि आखिरकार ये जानबूझ के किया गया, कंट्रोवर्शियल, या फिर कॉन्स्पिरेसी थी, इसके पीछे कोई टेक्निकल ग्लिच था, या फिर सच में वेदर का ही कोई इशू था जो बिल्कुल पायलट संभाल नहीं पाए। अब इंपॉर्टेंट ये भी है सुरभि, क्योंकि देखिए ऐसे लगातार कंडीशंस के अंदर जो पायलट्स होते हैं, खासतौर पे जो राष्ट्रपति का एयरक्राफ्ट उड़ा रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस पायलट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इलाकों के बारे में नहीं पता होता, उन्होंने रेकी की होती है, कई बार मल्टीपल रेकी की जाती है, पूरे रूट के बारे में जानकारी ली जाती है, उसकी मैपिंग को देखा जाता है, और यही वजह है कि लगातार स्पेकुलेशन ये है। अगर बात करें, मौसम खराब है तो जाहिर सी बात है अगर उसी रूट से बाकी हेलीकॉप्टर्स भी गुजर रहे हैं तो उनका एक कम्युनिकेशन लेवल भी तो होता है ना, जिसमें वो कन्वे कर देते हैं कि क्या सिचुएशंस हैं आगे। देखिए बिल्कुल सुरभि, क्यों आखिरकार एक की बजाय 3 हेलीकॉप्टर चलते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति के कॉन्वॉय में या फिर किसी भी बड़े डिग्निटरी के कॉन्वॉय में 2 से 3 हेलीकॉप्टर इसलिए चलते हैं, या फिर मल्टीपल गाड़ियां इसलिए चलती हैं क्योंकि अगर एक जिसमें जो डिग्निटरी बैठे हैं या राष्ट्रपति बैठे हैं, अगर उसको कुछ हो जाता है तो फिर बाकी के लोग उसको टेक ओवर कर लेंगे, वो उनको रेस्क्यू कराएंगे। लेकिन इस पूरे केस के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि आखिरकार अगर उस हेलीकॉप्टर का क्रैश होना था तो फिर बाकी के 2 हेलीकॉप्टर जो उसके साथ चल रहे थे उनको कम्युनिकेट क्यों नहीं किया गया? आखिरकार उन्होंने कम्युनिकेशन करने के बाद रेस्क्यू क्यों नहीं चला? तो ये सारी चीजें हैं जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, और इन्वेस्टिगेशन को लेकर ही किस तरीके से क्रैश साइट से ईरानी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, इस बारे में चर्चा के लिए मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स और तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन रईसी की मौत पर ईरान से कड़ी प्रतिक्रिया को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फोयद इजादी का यह बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि अगर यह हत्या साबित हुई
तो गंभीर परिणाम होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब गंभीर परिणाम होने की जो बात कही जा रही है उस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करूंगी, क्योंकि आपको बता दूं मिडिल ईस्ट फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त संजय भारद्वाज हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर दत्ता सर भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आखिर किस तरीके से ये बात और किस तरीके से ये बड़ा संकेत भी दे रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिया है इस बात पर जरा गौर करें। हमने उसे डिकोड करने की भी जिस तरीके से कोशिश की है वही इनपुट अब आपके सामने रखेंगे कि अगर रईसी की हत्या हुई तो क्या परिणाम इसके हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि गंभीर परिणाम की जो बात कही जा रही है उस लिहाज से आगे चर्चा करेंगे। ईरान इजराइल पर 14 अप्रैल की तर्ज पर हमला कर सकता है। गाजा में हमास को मजबूत करने के लिए नई रणनीति बन सकती है और भूमध्य सागर में अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमले भी संभव है। हालांकि इराक सीरिया में ईरानी गुट अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मध्य पूर्व में तनाव किस तरीके से चरम पर पहुंच सकता है, इस बारे में फॉरेन एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है और मैं चाहूंगी इंफॉर्मेशन वॉल पर वही क्रैश साइट की वो इमेज दिखाइए, क्योंकि मनीष ये एक इंपॉर्टेंट चर्चा मैं करना चाहती हूं फॉरेन एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट से चर्चा करने से पहले। ये तस्वीरें आखिर किस तरीके का अंदेशा दे रही हैं, क्या हुआ होगा एक्चुअली, क्योंकि यहां पर टेल बोन पूरी तरीके से नजर आ रही है लेकिन आगे का कोई भी हिस्सा अगर क्षतिग्रस्त भी होता है तो कुछ तो बरामद होता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से किसी पहाड़ी की चोटी से टकराया हो, किसी भी वजह से अगर वो गिरता है तो वैसी स्थिति में केवल ये टेल का हिस्सा इस तरह बचा रहे, बाकी सब हिस्सा इस तरह से ध्वंस हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए कि कोई गाड़ी की टक्कर होती है तो टक्कर होने के बाद उसको आपको दिखता है कि उसके दूसरे अंश भी बचे। ये साफ तौर पर लगता है कि दरअसल कहीं कोई बड़ा सबोटाज था, कहीं अंदर में या तो ब्लास्ट हुआ है या फिर इस तरह से अटैक किया गया कि हेलीकॉप्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो खत्म हो गया है और उसका टेल बचा हुआ है। और यही बात आती है कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के मौत के पीछे दरअसल साजिश कितनी बड़ी हो सकती है उसका इशारा, अगर ये साजिश साबित हो गई तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस पर सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बेटे हादी नसरल्लाह की इजराइल को धमकी को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे, ये बड़ा बयान है और पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही आएगी। हादी नसरल्लाह ये कह रहे हैं। हादी नसरल्लाह कौन है जरा जान लीजिए और मिडिल ईस्ट के इस हालात में इनके इस बयान का मतलब भी क्या है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बेटे हैं हादी नसरल्लाह और उनकी इजराइल को ये धमकी है, हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। दो महत्वपूर्ण बयान और ये बड़ी खबर है क्योंकि यहां साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर हत्या की साजिश साबित हुई तो गंभीर परिणाम होंगे। दूसरा एक और बयान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। इसीलिए इस वक्त इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर पूरी दुनिया की नजर है। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ईरानी राष्ट्रपति की मौत को लेकर जो बड़ी खबर आई है, क्या यह एक सामान्य हादसा था या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश रची गई है, ये बड़े सवाल है। ये अभी जांच का विषय है, लेकिन साजिश की अटकलें जिस तरीके से लगाई जा रही हैं, रईसी की मौत पर अभी से कई थ्योरी सामने आ रही हैं। पांच थ्योरी आपको समझाते हैं जिससे रईसी की मौत पर किस तरीके से और क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं उस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर्स को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबर आई है, 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत है। राष्ट्रपति रईसी का ही हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, ये थ्योरी नंबर 1 है। थ्योरी नंबर 2 पर भी जरा आइए, क्योंकि हादसा और साजिश के तहत इस थ्योरी पर गौर करना भी जरूरी है कि खराब मौसम के बावजूद पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला क्यों किया और क्या खराब मौसम का फायदा उठाकर ही रईस के हेलीकॉप्टर पर हमला संभव हो पाया है। अब तीसरी थ्योरी और उसकी आशंका, जहां सुलेमानी की मौत के बाद ईरानी विद्रोही गुट रईसी से नाराज तो बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या ईरानी विद्रोही गुट रईसी के खिलाफ साजिश रच सकते हैं। चौथी और महत्वपूर्ण थ्योरी उस आधार पर भी चर्चा करेंगे जहां अजरबैजान में मोसाद का एक बड़ा नेटवर्क है। क्या क्रैश के पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट है कि हादसा और साजिश के तहत जिस तरीके से अलग अलग थ्योरीज आ रही है उसमें यूक्रेन ईरान के कैमिकाज़ी ड्रोन से परेशान हो चुका था। हालांकि ये थ्योरी नंबर 5 है, लेकिन आशंका क्यों, क्या साजिश में यूक्रेनी खुफिया सर्विस भी शामिल रही है? ये इंपॉर्टेंट है कि किस लिहाज से इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी। और संजय भारद्वाज सर, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर सबसे पहले मुझे ये समझा दीजिए, डिकोड कर दीजिए उन बयानों को जो साजिश की ओर आशंका जता रहे हैं, और ये कि अगर ये साजिश साबित हो गई तो गंभीर परिणाम होंगे।
देखिए, दो बातें साफ है कि हत्या हुई है या दुर्घटना हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। लेकिन ये जो हालात पिछले कुछ वर्षों से मिडिल ईस्ट में, ईरान में और ये पूरे जो एशिया में जिस तरीके से बढ़ रहे थे, ये कुछ न कुछ इशारे करते हैं कि क्योंकि ईरान में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट की हत्या हुई, राइट, एक कमांडर की हत्या हुई, अभी राष्ट्रपति की हत्या हुई, और ये तीनों बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल है मिडिल ईस्ट के लिए, और खासकर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो न्यूक्लियर एक्सपेंशन प्रोग्राम है उसके लिए। और ये खुले तौर पर रशिया और चीन के साथ में इनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सेस हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि जो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के साथ चल रहा है उसमें चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हुती हो या आईएस, ये इनके साथ भी इनको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। किसका रहा है? जो ईरान की लीडरशिप और उसमें खासकर रईसी का, जो भी डिसीजंस रईसी लेते थे उसको खोमेनी पूरा उनको सपोर्ट करते थे, उसको अप्रूवल देते थे। तो ये बात मान के चलिए। तीसरी बात की जो अजरबैजान और आप आर्मेनिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसमें भी निश्चित रूप से ईरान और रशिया ये काफ़ी कुछ एक्टिवली इस क्षेत्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बात मान के चलिए कि जो हालात बढ़ रहे हैं, जो हालात हो रहे हैं, उसमें इंटरनल कंटेंशन जो ईरान में था, प्रोग्रेसिव ताकतों का, और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक और एंगल मैं कहूँगा कि जिस तरीके से जैसे अभी चाबार पोर्ट भारत को दिया, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की बात है, उसमें आर्मेनिया और रशिया तक जा रहा है, इसमें भी रईसी काफ़ी एक्टिवली भारत के साथ भी रिश्तों को कल्टिवेट कर रहा है। तो ये कहाँ किस चीज़ को डिसमेंटल करने का प्रयास है? U2I2 को डिसमेंटल करने का प्रयास है, या मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को, या चाबार के माध्यम से? बड़ी बात है आप यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए इस वक्त बड़े सवाल भी उठाए जा रहे हैं और उसके असर को देखते हुए भी सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि रईसी की सुरक्षा में भारी चूक को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां अमेरिकी हेलीकॉप्टर में सवार थे रईसी और इस्लामिक क्रांति दौर का ये हेलीकॉप्टर है, और हेलीकॉप्टर के रख रखाव में भारी कमी को लेकर भी इस वक्त चर्चा जरूर की जा रही है। हालांकि जिस लिहाज से आपको बता दें ये चर्चा हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे भी इस बारे में आपके सामने रखेंगे, बेल 412 हेलीकॉप्टर के बारे में जिसमें सवार थे ये, और जिस तरीके से ये हादसे का शिकार हुआ है उसको लेकर जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, और अगर ये साजिश है तो उसकी अलग अलग थ्योरीज पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त रईसी की सुरक्षा में भारी चूक को लेकर ये बड़ी खबर, जहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिस बेल 412 हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे, उस हेलीकॉप्टर को ईरान ने नहीं बनाया था, बल्कि ईरान ने उसे अमेरिका से खरीदा था। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर है और अमेरिका से लिया गया हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, बैन की वजह से कलबुर्जे नहीं मिले थे और उड़ान से पहले जांच भी नहीं। हालांकि मौसम का अलर्ट वक्त पर नहीं मिला, इसको लेकर भी लगातार सवाल तो जरूर उठाए जा रहे हैं, और मोसाद की एक्टिविटी का ये जो पूरा इलाका था, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और रईसी की सुरक्षा को क्या हल्के में लिया गया है। सुमित, एक सवाल इस हेलीकॉप्टर के बारे में ही, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हम ये कह सकते हैं कि यही कनेक्ट द डॉट्स होंगे जिस लिहाज से ये कंक्लूड किया जाएगा साजिश है या सिर्फ एक दुर्घटना जिसमें रईसी की मौत हुई। देखिए, ये सवाल तो जरूर है कि आखिरकार रईसी का हेलीकॉप्टर इतना पुराना क्यों था। करीबन 3 से 4 दशक, 30 से 40 साल पुराना हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि भले ही हेलीकॉप्टर पुराना हो, लेकिन उसके टेक्नीशियंस पे, उसकी इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसको लगातार अपग्रेड किया जाता है। हर साल कहा जाता है कि इसके रखरखाव पर ज़्यादा पैसा खर्च किया था, इसमें मॉडर्नाइज इक्विपमेंट लगाए गए थे, इसमें जो रेडार सिस्टम है, इसमें जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है वो बहुत बेहतर थे। लेकिन फिर भी अगर ये गिर गया, अगर इसे क्रैश हो गया, तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ इसके पुराने होने पर बल्कि इसकी सर्विसेबिलिटी पर भी सवाल खड़े होंगे। पायलट ने बहुत कोशिश की होगी, देखिए निश्चित तौर पर पायलट की तरफ से पूरी कोशिश की होगी कि इसकी लैंडिंग किस तरीके से हार्ड सरफेस पे भी सेफली करा दी जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ गलतियां हुई है तो वो किस तरीके से, वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता लगेगा। लेकिन जरूर ये सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ईरान की एयरफोर्स को लेकर ये सवाल कई बार खड़े हुए हैं कि उनके पास जितने इक्विपमेंट है वो कई साल पुराने हैं, 30 साल पुराने इक्विपमेंट है। और यही वजह है कि अब जब राष्ट्रपति का इस तरीके से दुर्घटना में निधन होता है तो निश्चित तौर पर पूरी एयरफोर्स पे, खासतौर पर उनकी फ्लीट्स पर, उनकी जो ट्रांसपोर्टर फ्लीट्स है उन पर भी सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस बीच 3 बड़ी खबरें बता दें, क्योंकि रईसी की मौत से ईरान में राष्ट्रीय शोक को लेकर भी खबर है और 5 दिन का ये राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। और जिस तरीके से अभी इमरजेंसी मीटिंग हुई है, आगे के फैसलों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। साथ ही इस बीच आपको ये बता दें कि अब ये बड़ी खबर आ रही है जहां रईसी की मौत पर ईरान में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है और 5 दिन का ये राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है।
एक और बड़ी खबर है ईरान विदेश संबंध समिति के प्रमुख बने अली बघेरी को लेकर और उपराष्ट्रपति के निर्देश पर यह नियुक्ति हुई है। तो जिस तरीके से आगे के फैसलों को लेकर अभी तक इमरजेंसी मीटिंग के बारे में हम आपको खबर दे रहे थे, अब बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और यही बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां ईरान विदेश संबंध समिति के प्रमुख अली बघेरी बने हैं। उपराष्ट्रपति के निर्देश पर नियुक्ति की गई है और क्रैश साइट से शवों को लेकर अब काफिला निकल चुका है। ईरानी सेना शवों को लेकर निकल चुकी है। तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई क्रैश साइट की, जहां पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा था और इस वक्त खबर यही आ रही है कि क्रैश साइट से शवों को लेकर ये काफिला निकल चुका है। ईरानी सेना शवों को लेकर निकल गई है। और एक और बड़ी खबर, जहां जानिए कैसे ईरान को 4 साल में 4 बड़े झटके लगे। बड़ी खबर है, 4 साल में ईरान के 4 टॉप लीडर्स की मौत को लेकर, जिस बारे में स्टूडियो में हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, उसी बारे में और इंफॉर्मेशन मेरे सहयोगी सुमित भी हमारे सामने रखेंगे कि आखिर किस तरीके से 4 साल में 4 बड़े झटके लग चुके हैं ईरान को। 4 साल में ईरान के 4 टॉप लीडर्स की मौत को लेकर ये बड़ी खबरें सामने आई हैं, जहां सुलेमानी, फखरीजादे और साथ ही जाहेदी और रईसी की मौत को लेकर जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे हैं, बड़े सवाल है। और ये बड़े सवाल हैं कि क्या ये एक साजिश है, क्योंकि रईसी की मौत के पीछे बड़ी साजिश का दावा तो किया जा रहा है। ये दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के कई शीर्ष कमांडर्स को ठिकाने लगाया है। एक लिस्ट अब आपके सामने रखेंगे जिससे आपको यह भी पता लगेगा कि पश्चिम किस तरीके से, किस तरह ईरान के टॉप कमांडर्स को मारने में जुटा हुआ है। और मैं ये जानना चाहूंगी सुमित, क्या इंफॉर्मेशन अभी तक ये सामने आ रही है जिस आधार पर ये हम कह रहे हैं कि 4 साल में 4 बड़े झटके लग चुके हैं ईरान को? सुमित, देखिए बिल्कुल ये ईरान के वो हीरो थे जो पश्चिम की नजरों में उनके विलन थे, यानी लगातार बड़ी साजिश, बड़ी ऑपरेशंस के अंदर ये शामिल थे। सबसे पहले अगर आप कासिम सुलेमानी की बात करते हैं, जनरल ईरान के थे, रेवोल्यूशनरी गार्ड के, 2020 में, जनवरी 2020 में अमेरिका की ड्रोन से हमला कर इनको मार दिया गया था। मैं आपको बताऊं कि सबसे फेमस या फिर सबसे पॉपुलर जनरल थे खासतौर पर जनरल सुलेमानी और इनकी बहुत इज्जत थी। इसके बाद मोहसिन फखरीजादे ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक थे जिनकी मौत हो गई थी। नवंबर 2020 के अंदर रिमोट कंट्रोल मशीन गन से इनकी हत्या कर दी गई थी। दूसरे बड़े ऐसे बड़े हीरो के तौर पर इन्हें जाना जाता है। उसके बाद रजी मौसवी जनरल है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के। दिसंबर 2023 में इजरायली मिसाइल हमले में दमिश्क में इनकी हत्या हो गई थी। आपको याद होगा कि इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। फिर उसके बाद मोहम्मद रजा जहेदी सीनियर कमांडर थे कुर्दुस फोर्स के और अप्रैल 2024 में सीरियाई दूतावास में इजरायली एयर स्ट्राइक में इनकी भी हत्या कर दी गई थी। और ये वो लगातार हीरो हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके बाद जो सबसे ज़्यादा नाम आता है इब्राहिम रईसी, जो अभी कहा जा रहा है कि जिनकी हत्या, जिनकी मौत हुई है खासतौर पर ईरान के राष्ट्रपति है और 19 मई यानी कल के दिन इनकी एक दुर्घटना में मौत हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि लगातार अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इब्राहिम रईसी की हत्या थी या वो एक्सीडेंट में मारे गए। ये लगातार स्पेकुलेशन, ये लगातार बात कही जा रही है और यही वजह है कि 4 बड़े ऐसे कमांडर जिनके बारे में आपको बताया कि इनके बाद ही लगातार ये स्पेकुलेशन हो रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि इब्राहिम रईसी की क्या दुर्घटना में मौत हुई या फिर ये हत्या है, ये साजिश है। डिफेंस एक्सपर्ट बीके दत्ता सर, सवाल आपसे, अंत के पीछे ये इसलिए भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये साजिश को लेकर क्यों स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, किस आधार पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की यही हीरो पश्चिम के निशाने पर क्या रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जो आपने अभी चर्चा करी कि 4 साल में 4 बड़े लीडर मारे गए और शुरू में अगर आप लेके चले जहाँ पर अमेरिका ने खुद, जैसे सुलेमानी को जब ड्रोन स्ट्राइक से मारा था तो अमेरिका ने बोला हमने इसको मार दिया, जब वो इराक की विजिट में था। तो ये तो मान के चले कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान को टारगेट करते चले आ रहे थे ताकि ये जितनी कार्रवाई बाय प्रॉक्सी, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, यहाँ जो आईएसएस के ग्रुप इन्होंने सीरिया में खड़ा करे, इसके अंदर पूरा हाथ ईरान का है। और जो हमला हुआ था इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर का, तब से भी सारी कार्रवाई प्रॉक्सी द्वारा करी गई। तो एक ये मान के चले कि ईरान लगातार इजराइल को टारगेट करता चला रहा था।
इजराइल का ये डिक्लेयर्ड मानना है कि हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देंगे। जी। इजराइल को ये मालूम है कि अगर मेरा कोई सबसे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में है तो ईरान है। राइट। तो अगर मेरा दुश्मन है वो जाहिर है और वो लगातार बाय प्रॉक्सी मेरे ऊपर हमला कर रहा है, तो मैं भी कोई मौका नहीं छोड़ूंगा उसको हिट बैक करने के लिए। राइट। तो अभी ये क्रैश हुआ है, ये कोई विजिबिलिटी का प्रॉब्लम था, कोई ये इसका टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन 3 हेलीकॉप्टर में से 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए। एक हेलीकॉप्टर जो वीआईपी को लेके जा रहा है वो लापता हो जा रहा है। दूसरे 2 हेलीकॉप्टर वालों को पता ही नहीं चला। Right, कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ वीआईपी फ्लाइट, क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर में एक बैकअप होता है। Right. एक के अंदर जो सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह वो रहता है, यहाँ सिक्योरिटी वाले रहते हैं। तो 3 हेलीकॉप्टर में अंदर एक मेन वीआईपी हेलीकॉप्टर, एक स्टैंड बाय हेलीकॉप्टर और एक जो एस्कॉर्टिंग हेलीकॉप्टर। राइट सर। तो जो तीनों हेलीकॉप्टर में 2 लैंड हो गए और वीआईपी लापता हो गया। और जो वीआईपी का पायलट है उसे समय नहीं मिला बताने का कि उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है। दूसरे 2 पायलट को पता नहीं चला। Right. इसका मतलब कोई सडन हरकत हुई। और जो आपने विजुअल दिखाए उसका क्रैश साइट का, टेल यूनिट इंटैक्ट है, फ्यूजलेज खत्म है, उसकी बॉडी खत्म है टोटल। Right. तो यहाँ तो ये धमाके से हो सकती है, और यहाँ इंटरनल या एक्सटर्नल कोई मिसाइल स्ट्राइक हुई है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बड़ी पता। बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन इस बीच जो फैसले लिए जा रहे हैं उसको लेकर एक बड़ी खबर पर अपडेट दे दें, क्योंकि ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर होंगे और अभी ईरान के उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुखबर। 50 दिन के अंदर नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां ईरानी संविधान के मुताबिक आपको बता दें 50 दिन के अंदर चुनाव होते हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि किस तरीके से अभी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर हैं, वो आने वाले 50 दिनों के लिए ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है कि किस तरीके से ईरान के अगले राष्ट्रपति को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसमें महमूद अहमदीनेजाद को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये हो सकते हैं अगले राष्ट्रपति। 2005-2013 तक ये ईरान के राष्ट्रपति रहे हैं और इजराइल के दुश्मन माने जाते हैं अहमदीनेजाद। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, यानी 50 दिनों बाद किसको लेकर फैसला होगा इस पर तो दुनिया की नजर है। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई। और एक और खबर, जहां दिल्ली में ईरानी दूतावास में झंडे को आधा झुका दिया गया है और रईसी की मौत के बाद ईरानी दूतावास में शोक को लेकर इस वक्त खबर मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने। मनीष, मैं चाहूंगी कि इस बारे में भी जरा आप बताएं, क्या खबरें मिल रही हैं कि आने वाले 50 दिनों बाद किस नाम को लेकर चर्चा है, और साथ ही ये तस्वीर भी अब सामने आ रही है जहां दिल्ली में ईरानी दूतावास में झंडे को भी आधा झुका दिया गया है। देखिए, स्वाभाविक है, देश का राष्ट्रपति मारा गया है, देश का विदेश मंत्री मारा गया है और ईरान के लिए सबसे बड़े शोक की का टाइम है अभी, और इसलिए उन्होंने 5 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया। तो इसीलिए अगर हम ये देखते हैं कि ईरान की एम्बेसी ने नई दिल्ली में भी अपना झंडा आधा झुकाया है और ये पूरे ईरान में भी हो रहा है, तो ये तो स्वाभाविक बनता है। रही बात अब अगला राष्ट्रपति कौन होगा, देखिए अगला राष्ट्रपति वही होगा जिसे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनई चाहेंगे। अहमदीनेजाद के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। 2005 से 2013 तक भले ही अहमदीनेजाद ईरान के राष्ट्रपति रहे हों, लेकिन उसके बाद 2017 में या 2021 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उन्हें चुनाव लड़ने नहीं रखा गया, बल्कि चुनाव की ऐसी शर्तें रखी गई जिसमें कि वो कैंडिडेट के तौर पर आगे जा ही नहीं सके। इसलिए उम्मीद कम है कि अहमदीनेजाद को ईरान के सुप्रीम लीडर आगे बढ़ने देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर निश्चित तौर पर अपने ही पसंद के एक उम्मीदवार को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में किसका नाम आ सकता है सामने, इस पर भी आगे करेंगे मनीष चर्चा। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि एटमी विस्तार पर काम कर रहे थे रईसी, जहां एटमी विस्तार की वजह से अमेरिका से तनाव को लेकर बड़ी खबरें आई और रईसी के नेतृत्व में परमाणु पावर ईरान बनता, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एटमी विस्तार को लेकर ही किस तरीके से ईरान आगे बढ़ रहा था और इसी वजह से, एटमी विस्तार की वजह से अमेरिका से उसका जो तनाव बढ़ रहा था, उसी बारे में और इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि 7 दिन में एटमी पावर बनने वाले ईरान को लेकर बड़ी खबरें मिल रही हैं, जहां IAEA के डायरेक्टर का यह सबसे बड़ा दावा, रईसी के नेतृत्व में ही ईरान परमाणु पावर बनता। ये बड़ी इंफॉर्मेशन हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि अब परमाणु बॉम्ब कनेक्शन को लेकर भी क्या आगे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। सुमित, ये एक बड़ा सवाल है, और परमाणु विस्तार को लेकर किस तरीके से ईरान के ऊपर हमेशा सवालिया निशान खड़े करे गए हैं।
उसको लेकर भी क्या बड़ी खबरें मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि क्या हेलीकॉप्टर क्रैश का परमाणु बम से कोई कनेक्शन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी का एक बड़ा दावा था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 7 दिन में एटमी शक्ति बनने वाला है ईरान, और संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी वाली एजेंसी है IAEA। और खास बात यह भी कि ईरान के पास बेहतरीन क्वालिटी का यूरेनियम है, ये भी उन्होंने कहा था, ये दावा किया था उन्होंने कि 18 गुना ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार ईरान के पास मौजूद है। 90% क्वालिटी वाले यूरेनियम का भी भंडार है, ये भी IAEA की तरफ से कहा गया था। एटम बम के लिए 90% क्वालिटी वाला यूरेनियम जरूरी होता है। और देखिए, IAEA को एटमी प्रोग्राम पर नजर रखने से रोक चुका है, लगातार ईरान रोक रहा था। और देखिए, ईरान ने पहले ही UN के निगरानी उपकरणों को भी हटा दिया था। और यही वजह की कहा जा रहा है कि देखिए, अगर ईरान ऐसा कर लेता तो ना सिर्फ ईरान बल्कि गल्फ के कई देशों के पास, मिडिल ईस्ट के कई देशों के पास ये टेक्नोलॉजी मुहैया हो जाती। और यही वजह है कि इससे हेलीकॉप्टर क्रैश को भी जोड़ा जा रहा है। सुरभि, बिल्कुल, अब जानना यह भी जरूरी है चर्चा से पहले, ये बताते हैं आपको कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी आखिर किसके निशाने पर हो सकते हैं और क्यों, वजह भी जाननी बहुत जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन आप देखिए, पहला दुश्मन, हालांकि हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को लेकर लगातार ये स्पेकुलेशंस भी लगाए जाते हैं, और इसकी वजह भी जान लीजिए। ईरान के पहले राष्ट्रपति जिन पर US ने बैन लगाया। अब दूसरी वजह, जहां देखिए किस तरीके से ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से तनाव को लेकर भी लगातार खबरें सामने आती रही। अमेरिका के लिहाज से हमने ये जाना, लेकिन अब इजराइल की बात, इसकी वजह क्या है? गाजा युद्ध की वजह से दोनों में लगातार तनाव बढ़ता रहा, और साथ ही सीरिया में ईरानी दूतावास पर भी हमले के बाद तनाव जिस तरीके से बढ़ता रहा, उस लिहाज से भी इस वॉर फ्रंट पर हमने चर्चा की। और दूतावास पर हमले के बदले इजराइल पर अटैक, ये जो स्पेक्यूलेशंस यहां पर भारद्वाज सर लगाए जा रहे हैं, ये जरा समझा दीजिए। क्या ये मान लिया जाए कि निशाने पर रईसी थे, और खास तौर पर अमेरिका और उसकी परमाणु विस्तार को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबरें आई हैं, क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है उनको टारगेट करने की? देखिए, 2-3 बातें बिल्कुल साफ जो मुझे नज़र आ रही है कि ये 63 साल के थे, और 63 साल में से 40 साल तक पिछले 40 सालों से ये कॉन्फ्लिक्ट में रहे, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में रहे। खासकर जब 1988 के बाद में जिस तरीके से लोगों को एग्जीक्यूट किया और कमीशन को हेड किया इन्होंने, इन पे बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल थे, अमेरिका ने इन पे सैंक्शंस लगाए। उसके बाद से आप देखिए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बहुत स्ट्रांगली एक्सपेंड कर रहे थे, और 2022 में जो प्रोटेस्ट हुए उनको भी बहुत स्ट्रांगली इन्होंने सप्रेस किया। काफ़ी लोगों को जेल में डाल दिया, 22,000 लोगों को इन्होंने बंदी बना दिया, और करीब 500 लोग मारे गए। तो मान के चलिए कि इंटरनल जो कंटेंशंस थे, जो सरफेस थे, उसको भी इंटरनेशनल पावर्स का उनको सपोर्ट था, और उसके सबसे ज़्यादा जो उसका अड़ंगा थे वो रईसी थे। तो रईसी को साइड लाइन हटाना एक हो सकता है कि इंटरनल जो एक असंतोष बढ़ रहा है उसको तूल देना, उनको आगे बढ़ाना। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल फैक्टर्स बता रहे हैं उसमें निश्चित रूप से देखिए, ये न्यूक्लियराइजेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम आ गया, आप इनका चाइना के साथ अच्छे संबंध है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि बहुत ही चाइना और ईरान बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, रशिया और ईरान बहुत क्लोजली डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ तो निश्चित रूप से ईरान बढ़ रहा था। अब कितना सैंक्शंस, सर ये चर्चा इस लिहाज से भी आपसे समझने की कोशिश करते हैं, इसकी बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि अब जिस तरीके से बड़ी खबरें आती हैं, एक और खबर यही है कि रईसी ने अब सीक्रेट परमाणु प्लान तक बना लिया था, और 2 मुस्लिम देश परमाणु शक्ति बनने वाले थे। अब रईसी ने एटमी विस्तार का जो प्लान बनाया था, उसी को लेकर लगातार हम यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अपनी परमाणु नीति को आगे बढ़ाते हुए तमाम सैंक्शंस के बावजूद ईरान बड़े फैसले ले रहा था, और ईरान के ये बढ़ते कदम परमाणु विस्तार को लेकर जिस तरीके से उसने ये सीक्रेट प्लान बनाया था, उसको लेकर बड़ी खबरें मिल रही हैं, और ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2 मुस्लिम देश परमाणु शक्ति बनने वाले थे, और आज के इस हालात में जहां अलग अलग वॉर फ्रंट से हालात को लेकर खबरें आती हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट में ईरान की भूमिका और मिडिल ईस्ट में ईरान के हालात को, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, ऐसे वक्त में राष्ट्रपति की मौत की खबर का क्या असर हो सकता है, इस बारे में भी हम चर्चा करते आ रहे हैं।